जैसे ही कार्तिक कैबिन में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर साफ पछतावे की रेखाएं थीं। धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रूही दी उस कंपनी की जिम्मेदार है। मेरी एक गलती के कारण आप यहाँ सौदा हार गए। आरब के होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, खुद को दोष मत दो कार्तिक। हर जंग जीतने के लिए कभी कभी एक मोहरा कुर्बान करना पड़ता है। कार्तिक चौंक गया। लेकिन सर, हमारा पूरा प्लान तो बिगड़ गया है ना। आरब कुर्सी से पीठ टिकाते हुए बोला, नहीं, मेरा प्लान कभी फेल हुआ ही नहीं। सच कहूं तो उस कंपनी को हासिल करना मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा असली इरादा तो बस उस गलतफहमी के चश्मे को रूही की आंखों से हटाना था, और इसमें मैं कामयाब रहा। अब कार्तिक को समझ आने लगा कि आरब की चाल कितनी गहरी थी। बाहर से हार जैसा दिखने वाला यह खेल दरअसल उसकी जीत की पहली सीढ़ी था। अब आरब राजवीर की कंपनी का हिस्सा बन चुका था, और उसका असली मकसद अब शुरू होने वाला था। रूही की खोई हुई यादों को वापस लाना, उसे फिर से वही रूही बनाना जो कभी हुआ करती थी। रूही से दूर हुए 2 दिन बीत चुके थे। आरब का दिल फोन कॉल से बहलने को तैयार नहीं था। उसकी रूह तो बस रूही के एक दीदार के लिए तड़प रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कार्तिक ने उसकी हालत भांप ली। हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ बॉस? आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? आरब ने थकान से अपनी आंखें मूंद ली और धीमे स्वर में कहा, बस रूही की बहुत याद आ रही है। दिल करता है कि कुछ पल उसके साथ बिता सकूं। कार्तिक ने बिना सोचे समझे कहा, तो फिर देर किस बात की है? उन्हें कहीं अच्छी सी जगह डेट पर ले चलिए। आरब के होंठों पर फीकी सी हंसी आ गई। डेट? उसने कड़वाहट से कहा। कार्तिक, वो तो मेरे साथ पानी तक पीना पसंद नहीं करती। कार्तिक की आंखों में शरारती चमक उभर आई। उसने जानबूझकर थोड़ा रुक कर कहा, वॉश, डेट के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं होता। फार्म हाउस से ज्यादा सुकून और प्राइवेट जगह भला और क्या हो सकती है? आरब की उलझन देखकर कार्तिक मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, आप बस वहां पहुंचकर इंतजार कीजिए। आपकी स्वीटहार्ट को वहां तक पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। 2 दिनों के बाद रूही पहली बार घर से बाहर निकली थी, मन के भारीपन को थोड़ा हल्का करने के लिए। उसने मैनीक्योर पेडीक्योर करवाने का फैसला किया। सैलून में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद वह बाहर आई और बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। शांत स्वर में उसने कहा, घर चलिए। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद कार एक सुनसान इलाके में बने एक भव्य और आलीशान फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। पूरे रास्ते रूही अपने फोन में खोई रही, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, बाहर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। घबराई हुई आवाज में उसने पूछा, यह आप मुझे कहाँ ले आए हैं? जब उसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। आप कौन हैं? कार रूही की ही थी, लेकिन ड्राइवर कार्तिक का आदमी था। कार्तिक ने बड़ी ही चालाकी से रूही के ड्राइवर को बदल दिया था, ताकि उसे बिना किसी शक के यहाँ लाया जा सके। ड्राइवर ने बस इतना कहा, आई एम सॉरी मैडम, और कार से उतरकर वहां से चला गया। रूही अभी इस धोखे को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी कार की खिड़की के पास एक जाना पहचाना चेहरा झुका। आरव। उसके होंठों पर वही शरारती मुस्कान थी। चिढ़ाते हुए उसने कहा, बाबू। आरब को अचानक अपने सामने देखकर रूही की धड़कनें जैसे थम सी गईं। उसका दिल और दिमाग एक साथ चीख पड़ा। नहीं रूही, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वह जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करती, सच्चाई यही थी। आरब एक बार फिर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, और कहीं ना कहीं उसकी खोई हुई पहचान रूही फिर से सांस लेने लगी थी। जैसे ही रूही को होश आया, उसने बिना एक पल गंवाए अपने हाथ में पकड़े फोन से राजवीर को कॉल करने की कोशिश की। यह देखते ही आरव फुर्ती से कार का दरवाजा खोलकर उसकी बगल वाली सीट पर आ बैठा। रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही आरव ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ फोन लहराते हुए उसने कहा, अगर फोन चाहिए तो अंदर आकर ले जाओ। इतना कहकर वह शांत कदमों से फार्म हाउस के अंदर चला गया। रूही उसकी चाल समझ चुकी थी। झुंझलाकर वह बड़बड़ाई, व्हाट द हेल। काफी देर तक वह कार में ही बैठी रही, इस उम्मीद में कि शायद कोई उधर से गुजर आए और वह मदद मांग सके। लेकिन इलाका इतना सुनसान था कि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। बाहर
कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही थी और कार में बैठे रहना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार मजबूरी में उसे फार्म हाउस के अंदर कदम रखना ही पड़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंची, दरवाजे के पास खड़ी होकर चारों तरफ सतर्क नजरों से देखने लगी। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक गर्म सी एहसास हुआ। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। आरव बड़े सलीके से उसके कंधे पर एक लॉन्ग कोट रख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। रूही की आंखों में झांकते हुए अपनी गहरी और शांत आवाज में उसने कहा, इसे पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। उस पल रूही के दिल ने एक बार फिर वही पुरानी हलचल महसूस की, जिसे वह कब से नकारती आ रही थी। रूही अब भी हैरान थी। आरव का यह अचानक बदला हुआ नरम और फिक्रमंद अंदाज देखकर उसका गुस्सा जैसे थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। उसने खुद को संभाला, उससे हल्की दूरी बनाते हुए सख्त लिहाजे में कहा, मुझे इस तरह यहाँ लाने का क्या मतलब है? आपको पता है ना कि यह एक अपराध है। रूही की बात सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह एक कदम और पास आया, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीमी और गहरी आवाज में बोला, तो इसका मतलब मैं एक क्रिमिनल हुआ? फिर हल्के मजाकिया अंदाज में जोड़ा, तो बताओ स्वीटहार्ट, तो अपने इस क्रिमिनल को क्या सजा दोगी? मिस्टर ओबराय, रूही के मुंह से बस यही निकल पाया। आरव की नजरों का सामना करते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी लड़खड़ाती आवाज ने आरव के आगे बढ़ते कदम रोक दिए। वह रूही को एक शरारती सी नजर से देखता हुआ किचन की ओर मुड़ गया और बोला, तुम्हें ठंड लग जाएगी स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। आरव का यह व्यवहार हमेशा की तरह उलझा हुआ और रहस्यमयी था। उसे समझ पाना रूही के लिए अब भी उतना ही नामुमकिन था। अब रूही के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। थक कर उसने अपना सिर थाम लिया और जैसे ही अंदर हार मान चुकी हो और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। आरव की मौजूदगी हमेशा उसके साथ यही करती थी। वह खुद को बार बार झंझोड़ रही थी, होश में आओ रूही, तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। सामने टेबल पर उसका फोन रखा था। चाहती तो झपट कर उठा सकती थी, राजवीर को कॉल कर सकती थी, अपनी लोकेशन बता सकती थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। आरव का आत्मविश्वास, उसका बेबाक अंदाज और उसकी बातें ना चाहते हुए भी रूही को उसे सुनने पर मजबूर कर देती थी। तभी आरव हाथ में कॉफी के 2 मग लिए किचन से बाहर आया। उसने कॉफी टेबल पर रखी और रूही के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद धीमी आवाज में उसने कहा, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? आरव की अचानक आवाज सुनकर रूही चौंक गई। उसने झुंझलाकर खुद को संभाला और बोली, यही कि आप मुझे परेशान करने के लिए ऐसे अजीब अजीब तरीके आखिर ढूंढ कहाँ से लेते हैं? रूही की बात सुनते ही आरव ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने रूही को और भी चिढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल हंसता हुआ आरव अचानक खामोश हो गया। उसकी नजरें गहरी होती चली गईं और वह धीरे धीरे रूही की ओर झुकने लगा। हवा में एक अनकहा सवाल और दबा हुआ एहसास तैरने लगा। आरव के चेहरे पर शरारती चमक लाते हुए रूही की ओर झुककर कहा, तुम्हें तंग करने के लिए मेरे सीधे तरीके ही काफी हैं। बाबू बाबू सुनते ही रूही बुरी तरह चढ़ गई। वह सोफे पर खुद को आरव से दूर खिसकाते हुए झल्ला कर बोली, प्लीज मुझे इस तरह के नामों से मत पुकारिए। लेकिन आरव कहाँ रुकने वाला था। वह फिर से उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए मजाकिया लिहाजे में बोला, अच्छा तो फिर किस तरह बुलाऊं? बेबी बेबी कहूं? रूही का गुस्सा अब झलक रहा था। वह झट से सोफे से खड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती, आरव ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया और उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदाज में एक अधिकार सा था। घबराओ मत माय स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों सोच लेती हो? रूही ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उससे दूरी बनाकर बैठ गई। चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, समझे आप? आरव हल्के से हंसा और फिर उसके करीब आते हुए फुसफुसाया, पर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा है। रूही ने पलटकर उसे तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। आप जानबूझकर बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं ताकि मुझे चिढ़ा सकें। आरव की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे रूही का यूं गुस्सा करना भी उसे उतना ही अच्छा लग रहा हो। आरव एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब सा सुकून था।
ऐसा सुकून जो सीधे दिल को छू जाता। उसने रूही की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, यह मेरा हक है स्वीटहार्ट। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा वो प्यारा सा गुस्सा, तुम्हारी डांट और तुम्हारा वो बेइंतहा प्यार। आरब की आवाज में जुनून था और उसकी आंखों में वही पुरानी दीवानगी, मानो वह पूरी तरह रूही की यादों में डूब चुका हो। वह धीरे धीरे रूही की और करीब झुकने लगा और मदहोशी में फुसफुसाया। रूही की धड़कनें तेज हो गईं। आरब की नजदीकियों का असर उस पर साफ दिखने लगा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह उसकी हर बात मान ले, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वह झटके से सोफे से खड़ी हो गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज मिस्टर ओबराय, बस कीजिए। रूही की घबराहट देखकर आरव के चेहरे पर एक हल्की सी छिपी मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लग रहा था कि आज भी वह उसे इतना नर्वस कर सकता है। वह आराम से सोफे पर अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, मुझ पर भरोसा करो स्वीटहार्ट। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसे तुम्हें असहज महसूस हो। वह आराम से सोफे पर अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, मुझ पर भरोसा करो स्वीटहार्ट। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसे तुम्हें असहज महसूस हो। अब प्लीज बैठ जाओ। फिर उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। इतने साल तुम मुझसे दूर रही हो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ दबे हुए एहसास और अधूरे प्यार की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरब की प्यार भरी गुजारिश सुनकर रूही थोड़ी सहज हुई और वापस सोफे पर बैठ गई। लेकिन बैठते ही उसने अपनी बात साफ कर दी। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आपको एक बार फिर साफ साफ बता दूं कि मैं रूही नहीं हूं। प्लीज मुझे बार बार उस नाम से बुलाना बंद कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी पहचान और मेरे वजूद पर सवाल उठाएं। रूही की यह बात सुनते ही आरब के चेहरे से सारी शरारत गायब हो गई। वह अचानक गंभीर हो गया। धीरे से उसने रूही का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए उसके चेहरे पर गिर आई बालों की लटों को बेहद नर्म अंदाज में अपनी उंगलियों से पीछे कर दिया। बहुत कोमल अंदाज में उसने कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हारी पहचान तुम खुद हो और तुम्हारा वजूद मेरा प्यार। इसलिए प्लीज इस पर शक करना बंद कर दो। फिर कुछ पल रुककर उसने धीमे स्वर में कहा, फिलहाल इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। मुझे बस इतना बताओ, पिछले 4 सालों में तुमने क्या क्या किया? तुम कहाँ थी, कैसी थी? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है प्लीज। आरब की इस गहरी और सच्ची गुजारिश के बाद रूही के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बची। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरी जिंदगी बहुत सिंपल और प्यारी रही है, क्योंकि मेरी लाइफ में राजवीर जैसा इंसान है। राजवीर का नाम सुनते ही आरब के चेहरे पर हल्की सी चिड़चिड़ाहट उभर आई। वह मन ही मन बड़बड़ाया। शुरुआत होते ही उसी की तारीफ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह शांत रहा, क्योंकि इस वक्त वह रूही के बीते 4 सालों की हर एक बात जानने के लिए बेताब था। हॉल में एक बार फिर खामोशी छा गई, जहां प्यार, जलन, यादें, अधूरे सवाल एक दूसरे से टकरा रहे थे। आरब ने मन ही मन तय कर लिया था कि रूही तक पहुंचने के लिए उसे राजवीर के बुने हुए हर जाल से गुजरना होगा। इसलिए वह खामोश रहा और उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। रूही अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही थी, लेकिन आरब को वह सब एक गढ़ी हुई कहानी लग रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चला था कि राजवीर ने रूही के दिमाग में इस कदर झूठ भर दिया है कि वह उसी झूठ को अपनी सच्चाई मान बैठी है। लेकिन आरब के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब रूही ने कहा कि मेरी एक फैमिली भी है, मम्मी, पापा और एक भाई। आरब हैरानी से बोल पड़ा, क्या तुम्हारी फैमिली भी है? रूही ने उसे अजीब नजरों से देखा और हल्के मजाक में बोली, फैमिली? आपको क्या लगा कि मैं किसी परी कहानी की तरह आसमान से टपक पड़ी हूँ? आरब ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिमाग उथल पुथल मचा रहा था। वह सोचकर सन्न रह गया कि राजवीर ने अपने झूठ को
सच साबित करने के लिए कितना बड़ा और खतरनाक खेल रचा है। उसने रूही के लिए नकली मम्मी पापा और भाई तक खड़े कर दिए। आरब मन ही मन बुदबुदाया, यह राजवीर तो कहानियां गढ़ाने में नंबर 1 निकला। बेहद चालाक आदमी है। काफी देर से राजवीर की तारीफें सुनकर आखिरकार आरब का सब्र टूट गया। चिढ़कर उसने रूही का चेहरा दोनों हाथों में लिया और हल्का सा पाउड बनाते हुए बोला कि ओके ओके माई स्वीटहार्ट जान, अब बस करो। पिछले 1 घंटे से तुम अपने पति के सामने किसी और आदमी के करीदे पड़ रही हो। अब मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। हवा में जलन, प्यार और अनकहे सवाल एक दूसरे से टकरा गए और रूही की आंखों में पहली बार सच की एक हल्की सी दरार उभर आई। आरव किसी छोटे बच्चे की तरह बेबी पाउड बनाकर सोफे पर बैठ गया। रूही उसे डांटना चाहती थी, लेकिन उसकी इस मासूम सी हरकत को देखकर उसकी हंसी अपने आप फूट पड़ी। पिछले 4 सालों में शायद यह पहली बार था जब वो यूं ही खुलकर हंसी थी। मुस्कुराते हुए उसने आरव के गाल हल्के से भींचे और कहा, आप वाकई में बहुत स्वीट और क्यूट हैं मिस्टर ओबराय। ऐसी हरकतें देखकर तो किसी को भी आपसे प्यार हो जाएगा। रूही के मुंह से प्यार शब्द निकलते ही आरब ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने झट से रूही की कलाई थामी, उसे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। उसके होठों के करीब आकर धीमी और गहरी आवाज में वह फुसफुसाया, तो प्लीज कह दो स्वीटहार्ट कि तुम्हें मुझसे प्यार है। आरब की इस अचानक नजदीकी से रूही की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नजरें झुका ली, खुद को छुड़ाने की कोशिश की और घबराहट में आंखें कसकर बंद कर ली। बात बदलने के इरादे से वह जल्दी से बोली, मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप आज मुझे यहाँ भूखा ही रखने वाले हैं? आरब समझ गया कि रूही अभी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह उस पर और दबाव नहीं डालना चाहता था। उसने गहरी सांस ली, उसे छोड़ते हुए कहा, ठीक है स्वीटहार्ट, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। माहौल अचानक काफी अजीब और भारी सा हो गया था, इसलिए रूही बिना कुछ कहे चुपचाप आरब के बताए हुए कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। रूही के कमरे में जाते ही आरब ने तुरंत उसका फोन उठाया। बिना समय गंवाए फोन अनलॉक किया और उसकी सो कोल्ड फैमिली की सारी तस्वीरें अपने फोन में ट्रांसफर कर ली। गुस्से में वह बुदबुदाया, फैमिली माई फुट। फोन वापस रखकर वह किचन की तरफ बढ़ गया। खाना वह पहले से ही पैक करवा कर लाया था, बस उसे गर्म किया और बड़े सलीके से डाइनिंग टेबल पर सजा रहा था। टेबल को उसने बेहद रोमांटिक अंदाज में सजाया। वह हमेशा से रूही के साथ एक परफेक्ट डेट पर जाना चाहता था, लेकिन सीधे तरीकों से यह मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने यह रास्ता चुना। अकेले खड़ा वह मुस्कुरा रहा था और खुद से धीमे से बोला, 4 साल बाद हमारी पहली डेट होगी मेरी जान। तभी पीछे से रूही आई। टेबल की सजावट देखते ही वह दंग रह गई। उसने आरब को घूरते हुए कहा, आपसे शायद ही कोई जीत पाया होगा। आरब हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में देखते हुए बहुत कोमल अंदाज में बोला, लेकिन मैं तुमसे हार जाता हूं स्वीटहार्ट। रूही को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए बहस करने के बजाय वह चुपचाप बैठ गई और खाना खाने लगी। आरब का ध्यान खाने पर कम और रूही पर ज्यादा था। उसने खाने का पहला निवाला उठाया, रूही के होंठों के पास ले जाकर बेहद प्यार से कहा, स्वीटहार्ट। उस एक शब्द में प्यार, इंतजार और 4 सालों की अधूरी कहानी छुपी हुई थी।